प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आज हम संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रश्न पत्र 9th के प्राचीन काव्य के अंतर्गत नैषद्य चरितम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 20 से लेकर 25 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 20। अघारि पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा क्व तच्छयच्छायल्लवो अपि पल्लवे तदास्य दास्येऽपि गतो अधिकारिताम् न शार्दः पार्विक सर्वरीश्वरः। तदंघ्रिणा, उस नल के चरण ने पद्मेषु कमलों के प्रति घृणा अधारी धारण की, अर्थात राजा नल के चरण कमल से भी अधिक कोमल और सुंदर थे। कमल का नल के चरण से शोभा में कम होने के कारण घृणा हुई और पद्म रेखा के रूप में कमल के उनके चरण पर अवस्थित होने से दया का भाव जागृत हुआ। पल्लवे, नवीन पत्तों ने, कोंपलों ने, पल्लवों ने, तच्छायलवो अपि क्व, उसके हाथ की कांति का लेश मात्र भी कहाँ रहा। तच्छाय, उसके हाथ की कांति का लेश मात्र भी पल्लवों के पास नहीं था। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पल्लव निकृष्ट अवयव चरण की लेस मात्र शोभा वाला था, अतः उत्कृष्ट अवयव हाथ से उसकी समता कदापि नहीं हो सकती। और शारदः, शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा भी तद आस्या दास्ये अपि, उसके आस्य मुख की दास्य अपि दासता की भी अधिकारिताम योग्यता को न गतः प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात चंद्रमा, वो भी शरद पूर्णिमा का चांद जो केवल एक दिन रमणीयता धारण करता है, और नल का मुख तो स्वतः तथा सर्वदा रमणीय रहता है, अतः समता की बात तो दूर रही, उसकी दासता तक का प्राप्त करने का अधिकार उस चंद्रमा के पास नहीं है, क्योंकि रमणीय नायक का दास भी तो रमणीय होना चाहिए, और यह चंद्रमा उस योग्य नहीं है। अर्थात कमल से सुंदर, अधिक सुंदर है नल के चरण, कोंपलों से अधिक सुंदर है, पल्लवों से अधिक सुंदर है नल के हाथ, और शरद पूर्णिमा के चंद्र से भी अधिक सुंदर है राजा नल का मुख। इस श्लोक में तच्छाय आदि में अनुप्रास है, जो परिकर अलंकार से संश्लिष्ट है। चरण आदि का पद्म आदि में घृणा आदि के असंभव होने पर भी उस प्रकार का कथन कर दिए जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। कमल, किसलय तथा चंद्रमा की नल के चरण, हाथों और मुख की शोभा से न्यून होने के कारण यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है। प्रस्तुत श्लोक में संसार की सब सुंदर वस्तुएं नल के सौंदर्य के सामने निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा बताने का कवि प्रयास कर रहे हैं। अग्रिम श्लोक में
नल की सामुद्रिक लक्षण संपन्नता का वर्णन कवि इस प्रकार कर रहे हैं। किमस्य लोमनां कपटेन कोटिभिः विदीर्ण लेखाभिरजिगण गुणान् न रोमकूपौघमीषात् जगत्कृता कृताश्च किं दूषण शून्य बिंदवः। किम क्या विधि ब्रह्मा ने अस्य इस नल के लोम नाम रोम के कपटेन बहाने कोटि बिही रेखा बिही करोड़ों रेखाओं से गुणान न अजिगणत इसके गुणों को नहीं गिना अर्थात अवश्य ही गिना होगा। च और किम क्या जगत कृता जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने रोमकूप ओघ मिषात रोम कूप छिद्र ओघ समूह मिस बहाने रोम छिद्रों के समूह के बहाने से दूषण शून्य बिंदवः दोषों से रहित गोलों को न कृता नहीं बनाया नहीं गिना। भावार्थ यह है कि नल के शरीर पर ब्रह्मा ने जो रोएं बनाए हैं रोम बनाए हैं इन रोमों को बनाने के बहाने इन रोमों की करोड़ों रेखाओं से ब्रह्मा ने महाराज नल के अंदर विद्यमान गुणों को गिनने का प्रयास किया है अर्थात इन रोमों के बहाने नल में विद्यमान करोड़ों गुणों को गिनने का कार्य ब्रह्मा ने किया है तथा जो नल के शरीर पर रोम छिद्र का समूह है गोल गोल जो उसमें गोले हैं वो इस बात के सूचक हैं कि नल में किसी भी दोष का अभाव है वो समस्त दोष से रहित है तो दोष राहित्य सूचका बिंदु इव लिखिता ब्रह्मा इस प्रकार कवि का अभिप्राय है। दोष अभाव सूचक शून्य के बिंदु है ये रोमकूप के समूह। यहाँ कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि नल के शरीर में ब्रह्मा ने रोमकूप नहीं बनाए हैं अपितु दोषों के अभाव सूचक बिंदु बनाए हैं गोले बनाए हैं। इस श्लोक में प्रस्तुत रोम और रोमकूप ये कपट एवं मिस शब्द से प्रतिषेध करके क्रमशः अप्रस्तुत गणक रेखा और दोष शून्यता सूचक बिंदु की उत्प्रेक्षा कवि के द्वारा की गई है। अग्रिम श्लोक अमुष्य दोर्भ्याम मरिदुर्ग लुंठने ध्रुवम ग्रहितार्गल दीर्घ पीनता उरह श्रिया तत्र च गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धस्तिरह प्रसारिता। अमुष्य इस नल की दोर्भ्यम जो दोनों भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं ने अरिदुर्ग लूंठने अरि शत्रु के दुर्गों को किलों को लूटने में अर्गल दीर्घ पीनता अर्गला की दीर्घ लंबाई तथा पीनता मोटाई च और उरह श्रिया वक्षस्थल की शोभा ने तत्र मानो वहाँ पर गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष अतिर प्रसारिता। गोपुर जो शत्रुओं के पूर्व द्वारों पर विराजित कपाट किवाड़ों की दुर्धर्ष कठिनता और अति प्रसारिता विशालता को मानो गृहीता प्राप्त कर लिया है ध्रुवम निश्चय ही।
इस श्लोक में राजा नल की दोनों भुजाओं को लंबा और मोटा बताया गया है, अर्थात वह आजानु बाहु है। आजानु बाहु से तात्पर्य होता है जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो। यह महापुरुष का लक्षण है। महापुरुषों के हाथ लंबे होते हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती है। आगे अंतिम चरणों में नल के वक्षस्थल को विशाल और कठोर बताया गया है। प्रथम चरणों में नल की दोनों भुजाओं को शत्रुओं के किलों को लूटने में अर्गला के समक्ष बताया गया है। अर्गला एक मोटी लकड़ी होती है जिसको गेट के दरवाजे के पीछे बने हुए चौकोर खानों में लगा दिया जाता है, जिससे वो गेट एयर टाइट बंद हो जाते हैं। फिर वह दरवाज़ा हिलता नहीं है, जिसके पीछे अर्गला लगा दी जाती है। प्राचीन काल में जो मुख्य दरवाजे होते थे किलों के, घरों के, नगरों के, मंदिरों के, उनमें प्रायः पीछे लोहे के मोटे चौकोर खाने बने हुए थे, जिसमें एक मोटी लकड़ी डाल दी जाती थी। यह बड़ी मजबूत लकड़ी होती थी और इसी को अर्गला कहा जाता था। जब अर्गला लगा दी जाती थी तो वह दरवाज़ा फिर हिलता नहीं था। अर्गला आधुनिक रूप में हम चिटकनी का कार्य समझ ले, कुंडे का कार्य समझ ले, वो कार्य अर्गला किया करती थी। तो जो राजा नल की भुजाएं हैं वो मानो उस शत्रु के किलों को लूटने वाली अर्गलाओं के समान ही मोटी और लंबी है, तथा जो राजा नल का वक्षस्थल है वो मानो शत्रुओं के पुर द्वारों पर मुख्य दरवाजे जो हैं उनके समान ही कठिन एवं विशाल है। इस प्रकार यहाँ नल की भुजाओं और वक्षस्थल का कवि ने वर्णन किया है। अग्रिम श्लोक है स्वकेली लेशस्मितं निंदिते नुन्दुनो निजांस दृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वै जीत्वरं सुंदराद अंतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। स्वकेली लेस स्मित निंदित इंदुनः, अपनी केली क्रीड़ा के, स्व अपनी केली क्रीड़ा से, लेस मात्र स्मित मंद हास्य से भी निंदित इंदुनः, चंद्रमा को निंदित करने वाले, तथा निज अंश वृत्त अपने अव्यवभूत नेत्र से, पद्म संपदः कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले, तत्मुखस्य उस नल के मुख का उपमान तो इन दोनों को जीतने वाले इस चर और अचर संसार में अंतरे न दूसरा नहीं है। भावार्थ यह है कि अपनी क्रीड़ाओं के मध्य अगर नल जरा सा भी मुस्का देते थे, जरा सा भी मंद हास्य कर देते थे तो चंद्रमा भी निंदित हो जाता था, तथा अपने नेत्रों से नल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले थे। ऐसे नल के मुख का उपमान उन दोनों की शोभा को जीतने वाले किसी दूसरे वस्तु से रहित इस संसार में तो नहीं है। सरोरुहं तस्य दृशेव निर्जितं जिताः स्मितेने विदोरपि श्रियः कुतः परम भव्यम महो महीयसी तदानन्नस्योपमीतौ दरिद्रता।
सरोरुह कमल। कमल तस्य उस नल के दृश्य एवं नेत्र से ही निर्जीतम जीत लिए गए। स्मितेनेव मुस्कुराहट से ही विधो चंद्रमा की श्रीय अपि शोभा भी जीता तिरस्कृत हो गई। परम भव्यम कुतः, और इससे अधिक सुंदर वस्तु कहाँ है? कहीं नहीं। अहो, अरे आश्चर्य है कि तत् आनन नलस्य मुख, उस नल के मुख की उपमितो उपमा तो कि मैं तो महीयसी दरिद्रता, यह पृथ्वी ही दरिद्र बन गई है। उस नल के मुख की उपमा देने के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी सामग्री शेष नहीं है। ये पृथ्वी इस बारे में दरिद्र है, निर्धन है। उनके मुख की उपमा के विषय में बहुत बड़ा अभाव है, क्योंकि कमल तो नल के नेत्र से ही हार चुके हैं और मुस्कुराहट से चंद्रमा भी हार चुका है। और इस संसार में कमल और चंद्रमा से सुंदर क्या वस्तु हो सकती है? जब वे दोनों ही वस्तुएं नल के मुख से हार चुकी है, तो भला अब और किस वस्तु से हम नल के मुख को उपमा दे सकते हैं? इस मामले में हमारे पास कोई और वस्तु है ही नहीं इस पृथ्वी पर जिससे कि उस नल के मुख की उपमा दी जा सके, क्योंकि उपमान भूत कमल तथा चंद्र की अपेक्षा तो नेत्र तथा स्मित अधिक उत्कृष्ट है, और उनका उत्कर्ष दिखाने के कारण ही यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजः समम चमर्येव तुलाभिलाषिणः अनाग से संसति बाल चापलम पुनः पुनः पुछ विलोलन छलात। चमरी, एक चमरी नाम की मृगी होती है, विशेष प्रकार की मृगी होती है, जिसकी पूंछ के बाल बहुत सुंदर माने जाते हैं, और इसकी पूंछ के बालों से चमर बनाया जाता है, जो मंदिरों में या राजाओं के डुलाया जाता है उनके सम्मान के लिए। तो चमरी मृग जो है, उनके तत् उत्तम अंगजय, उत्तम अंग मनुष्य का होता है सिर, और उस पे ज उत्पन्न होते हैं बाल, तो उत्तम अंगज का मतलब है सिर के बाल। चमरी मृग नल के सिर के बालों के सममेव साथ ही तुला अभिलाषिणः, समानता की इच्छा करने वाले स्वबाल भारस्य, अपने बालों के समूह की अनाग से निरपराधिता सूचित करने के लिए पुनः पुनः बार बार पूंछ विलोल छलाद, पूंछ को हिलाने के बहाने बाल चापलम, बालों की चंचलता को संसति बतला रही है। भावार्थ यह है कि चमरी मृग के बाल अत्यंत सुंदर होते हैं, पर नल के बाल या केस चमरी के केसों से भी अधिक सुंदर है। चमरी के केसों ने नल के केसों से समानता करने की जो इच्छा की, जो धृष्टता की, वह उसका केवल बाल चापल्य है, बचपन की चंचलता है। और अब वह मानो अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपराध की क्षमा मांग रही है। यहाँ पर चापलमिव संसति ऐसी विवक्षा होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुच्छ विलोलन के छल से
निरपराधिता का कथन करके बाल चंचलता की स्थापना करके अपहनुति अलंकार को स्थापित करने का कवि ने बहुत सुंदर प्रयास किया है। चमरी मृग ने राजा नल के बालों के साथ समानता करने की इच्छा तो कर ली, लेकिन उसे बाद में पता चला कि नहीं, मेरे केशों से अधिक सुंदर केश है राजा नल के सिर के केश। तो उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपनी निरपराधिता को सूचित करने के लिए बार बार अपनी पूंछ को हिलाकर अपनी बाल चंचलता को कहने का प्रयास किया है। इस प्रकार नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने राजा नल के वीरता के साथ साथ उसके शारीरिक सौंदर्य का भी खुलकर वर्णन किया।